कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा औरंगाबाद के द्वारा कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम विषय रबी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग एवं कीट व्याधि नियंत्रण के विषय पे एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। संयुक्त कृषि भवन के प्रशिक्षण सभागार में इस 12 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। अगर इसका मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो खास करके जब हम देखते हैं कि रबी फसलों में कोई किसी भी प्रकार की खरपतवार संबंधित कोई रोग बीमारी संबंधित या अपने खेतों में किसान भाइयों को उर्वरक देने संबंधित कोई समस्याएं हो या उनको इस विषय पर प्रशिक्षण का मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य इसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक हमारे कृषि का उत्पादन बढ़े और लागत जो है वो कहीं ना कहीं कम किया जा सके। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी औरंगाबाद डॉक्टर अनूप चौबे, कृषि मौसम वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सीरीज एवं उप परियोजना निदेशक आत्मा तथा किसान भाइयों के द्वारा इसका शुभ आयोजन ये उद्घाटन किया गया। सबसे पहले इस नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष 2024 का वेलकम करते हैं और इस प्रशिक्षण में कौशल विकास में आप लोग का सभी का कृषि विभाग की तरफ से स्वागत और अभिनंदन। तो हम लोग इसको कृषि वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम जो हम लोग के पास में कर चुके हैं, तो ये लगता है दूसरा है, तो आप लोग इसको अच्छा से भाग लीजिए। और हम अभी कृषि है मेरा, कृषि के बाद हम फिर से पुनः आएंगे एक बार आप लोग के भी आपके साथ भी चाय पिएंगे हम लोग, ठीक है। इसी के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है। हमारे वैज्ञानिक महोदय अनूप सर बहुत अच्छे से बताते हैं विभाग की योजना के बारे में भी डिप्टी पीडी बताएंगे। और हम लोग का जो भी प्रशिक्षण है मार्च तक ये चलने का है, किसान मेला के बारे में भी आप बता दीजिएगा कि कब हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आहिस्ता हम लोग जिला के अंदर में भ्रमण करेंगे, यांत्रिकरण का भी चल रहा है अभी कार्यक्रम, अभी हम लोग को केसीसी का भी चल रहा है कार्यक्रम। इसलिए थोड़ा सा सभी किसान और हमारे कोऑर्डिनेटर हमारे किसान सलाहकार अभी बेस्ट कार्यक्रम है, क्योंकि मार्च का जानते ही हैं कि मार्च में फिर हम लोग को 15 दिन के बीच सभी जैसा, तो इसलिए सब पौधों के लिए देखिए अभी आप लोग चना मसूर सभी किसान भी अपने खेत में बोए होंगे, बोए ना चना मसूर का क्या उसमें बनपालक बथुआ के बिया कोई डाला था? हाँ? लेकिन आपने पिछले साल मार्च अप्रैल के महीने में चना मसूर की कटाई की है और उसी समय जो पौधा पिछले सीजन में उगा था उसका बीज हमारे खेत में गिर गया। और धान की खेती इतना खाद पानी किसी भी हम फसल में नहीं देते। अब धान में जुताई कराए, कादो किए, पानी लगा रहा, यूरिया डीएपी पोटाश सब दिए, लेकिन ये बनपालक का बथुआ का जो बीज है या अप्रैल से अक्टूबर तक जमा क्यों नहीं जमा? क्योंकि उस घास की क्षमता ही नहीं है कि वह घास 30 डिग्री से अधिक तापमान होने पे अंकुरित हो पाए। तो जब एक घास के बीज का अंकुरण जब तक उसके लिए निश्चित तापमान नहीं आता है तब तक वो अंकुरित नहीं हो पाता है। इसी तरह हमारी सभी फसलें हैं, जैसे कि आप खरीफ फसल में धान करते हैं, मक्का की खेती करते हैं, बाजरा की करते हैं, उसके लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। फिर आप रबी के सीज़न में आप सरसों बोआते हैं, चना बोते हैं, मसूर बोते हैं, गेहूं की फसल लगाते हैं, मटर की फसल लगाते हैं। तो इन फसलों के लिए भी एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है कि ये जब निश्चित तापमान उस फसल के लिए मिलेगा तो हम लोग उसका खास करके जब हम देखें तो उस बीज का अंकुरण हो पाता है। इसी तरह जब आप समर के लिए सब्जी आप मूंग लगाते हैं, लतर की वाली सब्जी लगाते हैं, तो उसके लिए भी इतनी ठंडी में उसका अंकुरण प्रभावित होता है। तो इसलिए सभी फसलों के लिए तापमान जब उसकी अंकुरित होता है तो अलग तापमान की आवश्यकता होती है। जब उस पौधे की वृद्धि होती है तो अलग तापमान की आवश्यकता होती है। उस पौधे में जब फल और फूल आते हैं, फल बनते हैं, तो उसको अलग तापमान की आवश्यकता होती है। और जब उस फसल की
हम बात करें, जब उसका फसल जब तैयार होता है, बीज जो उसके अंदर जो जीव है वो जब परिपक्व होता है, तैयार होता है, तो उसके लिए अलग तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये खास करके मौसम जो है आधारित की रबी फसल की बात है, तभी रबी फसल का सीजन चल रहा है। और अभी भी देखें तो अगर रबी फसल की जो बुआई का उचित समय होता है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का होता है, लेकिन आज दिसंबर महीने समाप्त हो गए हैं। जनवरी का आज देखें तो 12 जनवरी है, लेकिन फिर भी आज बहुत से किसान अभी भी गेहूं की फसल लगा रहे हैं। तो क्या ये मौसम अनुकूल है या मौसम के प्रतिकूल है? जब मौसम ही उनका साथ नहीं देगा, अब देखेंगे कि फरवरी के अंत आते आते अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है, हमारे यहाँ 25 डिग्री 30 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच जा रहा है। तो ऐसे में हमारे गेहूं का उत्पादन कम होने का मुख्य कारण यही है, या किसी भी उस फसल का, कि अगर हम सही समय पर उसकी हम बुआई नहीं करते हैं तो उसका उत्पादन हमें प्रभावित होता है और कम प्राप्त होता है। तो साथ ही अपने फसलों में खास करके संतुलित मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करें, और साथ ही साथ जो जैविक खाद है, ये कार्बनिक खाद है, जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत से दलहन फसल के लिए राइजोबियम कल्चर अति आवश्यक होता है, बीज उपचार करें तो उससे हमारे पौधों को बहुत से ये नाइट्रोजन जो है हमारे वातावरण में, उसको भी पौधे जो है वो अपने एब्जॉर्ब करते हैं। साथ ही जैसे कि आप गेहूं लगा रहे हैं या कोई भी खाद्यान्न फसल लगा रहे हैं, धान लगा, उसको एजोटोबैक्टर पीएसबी से खास करके हम बीज उपचारित करें तो हम जैविक उर्वरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमको कार्बनिक खाद जैसे कि गोबर की खाद हो या उस केंचुआ आधारित से वर्मी कंपोस्ट हो, इसका भी प्रयोग अपने खेतों में करें, जिससे हमारी मिट्टी की सेहत अच्छी रहे और हमारी जो मृदा की उत्पादन क्षमता है वो भी मेंटेन रहे। क्योंकि आज के समय में अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग करने से खास करके जो हमारी मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है, ये कहीं ना कहीं देखें तो प्रभावित हो रही है। क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में देखते हैं कि हम 2-3 तरह के ये यूरिया, डीएपी और थोड़ा बहुत मात्रा में हम पोटास का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे जो एक बीज होता है, एक जब पौधा अंकुरित होता है और वो अपने जीवन चक्र पूरा करता है तो उसको 17 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और मात्र हम कितना दे रहे हैं तो 2-3 तरह के ही पोषक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए अपने मिट्टी का जांच करा करके अपने फसलों में आप उचित संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रबंध करें। अभी चना की फसल मान लीजिए 25 दिन 30 दिन की हो गई है, तो एक बार चना का जो साग की हम खुटाई कहते हैं वो अवश्य कराना चाहिए। साग की खुटाई कराने से उसके 2-3 फायदे होते हैं। पहला, जब उसकी मुंडी तोड़ते हैं तो क्या होगा, उसमें से नीचे से और उसकी जो शाखाएं। दूसरा एक फायदा होता है कि मान लीजिए कि अभी कोई मादा कीट हमारे चना के फसल पे कोई अंडा भी दी होगी तो वो भी खोज के बाहर निकल जाएगा। तो एक तरह से कीट के नियंत्रण के प्रयोग करते हैं। और दूसरा, उसकी जो शाखाएं है वो ज्यादा निकले। जब शाखाएं उसकी निकलेगी ज्यादा तो उसमें ज्यादा पौधों का विकास भी होगा और उसमें जो है क्या होगा, नंबर ऑफ फूल फल ज्यादा बनेगा। कद्दू के लय सब ज्यादा बढ़ने लगता है। हाँ, कद्दू का फुंदी भी काट देते हैं तो खूब और लगता है। अभी के मौसम में खास करके अब एक चीज का हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि आलू में आप लोग देखते हैं पछेता झुलसा, जिसको कि आम भाषा में हम लोग पाला कहते हैं। पाला लगे रहा है। देखिए, पाला लगना दूसरा चीज होता है। पाला लगने का मतलब ये होता है, खास करके देखें तो हमारे बिहार में पाला नहीं लगता है। तो पाला कब लगेगा, जब हमारे वातावरण का तापमान कभी कभी कहीं देखते हैं 0 हो गया, कभी अखबारों में आता है कि पंजाब या कश्मीर के क्षेत्र में पानी बर्फ जम गया, तो उस स्थिति में जाके पाला मारता है। और इसमें जो खास करके जो आपको लत्तर होती है ना, आप देखते हैं कि जो टमाटर, ये खास करके जो आपको ये आलू की जो लत्तर होती है, इस लत्तर में 80 से 85% पानी की मात्रा होता है। अगर आप 100 ग्राम इसकी हरी लत्तर को अगर 1 किलो अगर मान लीजिए काट कर सुखाएं और जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो लगभग आपको 150 ग्राम के आसपास इसका वेट आता है। मतलब ये अलग अलग स्रोत में अलग अलग पाया जाता है। तो 80 से 85% पानी है। अगर 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर आएगा तो क्या होगा, उसके जो तना में जो पानी है वो जम जाएगा और हमारी परत के जो है क्या होगा, तो उसके ऊपर भी बर्फ पत्ती पे जम जाएगा, तो उसके अंदर में जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस बंद हो जाएगा और वहां पे
वो गलने लगता है लतर वहाँ। तो हमारे यहाँ पाला नहीं मरता है, ये ध्यान दे, झुलसा का प्रभाव होता है। झुलसा लतर को आलू पे अगर थोड़ा सा छोड़ के काट दिया जाए हाँ, तो क्या बचेगा? अभी का जो समय है, खास करके बहुत से किसान फोन के सर हमारे आलू में चूहा बहुत लग रहा है। हाँ। चूहा से बहुत ज्यादा परेशानी अभी हमारे किसान भाई लोग की आ रही है। तो अभी जो आलू है लगभग देखें तो 75 से 85% आलू का कद विकसित हो गया। आपका क्या अनुभव हुआ? धर्मदेव प्रसाद। अब क्या होता है कि ये जो लतर जहाँ पे आप देखे होंगे, जहाँ पे ज्यादा विकास लतर का हुआ वो लतर खड़ा नहीं होता है, वो वहीं फैल जाता है। और जहाँ पे फैलेगा वहाँ जहाँ घना हो गया है वहीं पे जाके चूहा ज्यादा मतलब अटैक करता है। तो अभी के समय में अब देखें तो एक 15-20 से 20 दिन बाद हमारी आलू की खुदाई प्रारंभ हो जाती है। तो 15 दिन के लिए क्या करते हैं कि उसकी लतर को अगर आप थोड़ा और पहले आप परेशानी था तो थोड़ा कम भाग काटते और अभी फिर और भाग काट देते। तो आप लोग अगर 1 फीट के ऊंचाई से आप लतर को भी काट सकते हैं। और खास करके जो विकास अभी आलू की होना रहेगा उस लतर में कुछ पत्तियां भी रहती है, कुछ पत्ती छोड़ना भी चाहिए, जिससे कि अभी वो अपना भोजन तैयार करेगा तभी कुछ कंद के पास पहुंच पाएगा। ये नहीं कि एकदम उसको ढूंढ ना जड़ी से नहीं है। और एक चीज आप लोग औरंगाबाद में खास करके ध्यान दें कि प्रत्येक वर्ष हमें बारिश मानसून से मतलब रुष्ट है हमारे किसान। ये देखें कि 4 सालों में कोई ऐसा समय नहीं हुआ जो औरंगाबाद में जितनी बारिश होनी चाहिए उतना हुआ। लगभग कभी 55% बारिश होती है, कभी 65 होती है, कभी 75% होती है। मतलब 80% भी बारिश हम लोग नहीं, हमारे यहाँ बारिश हो रहा। आप थोड़ा सा कुछ नसीब है कि शायद आपके पंचायत में नहर का पानी जाता होगा। आपके सगे संबंधी नबीनगर में है, कुटुंबा में है, वहां मान लीजिए कि उत्तर कोयल नहर का पानी बाद में ही तो आ जाता है कम से कम। लेकिन मदनपुर देव और रफीगंज का जो आधा कस्बा वाला जो एरिया है वहां भी लोग क्या है कि धान का बिचड़ा लगाएंगे और रोपाई छोड़िए धान का बिचड़ा भी बचा नहीं पाते हैं और खेत खाली रह जाता है। तो ऐसे में राजस्थान एक हम लोग के भारत में एक प्रदेश है, वहां पूरे भारत में सबसे कम बारिश होती है। यहाँ पर जो बारिश होती है राजस्थान में सबसे कम, पूरे भारत में कम बारिश होती है। जितना हम लोग यहाँ पिछले साल भी हुआ था, लगभग 654 में बारिश हुई थी, उतना ही बारिश हम लोग यहाँ राजस्थान में, वहां भी खेती की जाती है। लेकिन वहां पे जो हम लोग धान लगता है वहां पे बाजरा पूरा खेत में लगा जाता है। बाजरा आपके 90 से 105 दिन 110 दिन की फसल होती है और उसको ज्यादा न खाद की जरूरत है न पानी की जरूरत पड़ती है। तो क्या हमारे इस क्षेत्र के किसान धान को छोड़ करके मक्का की खेती और सामूहिक करें तो कितना नीलगाय खाएंगे? लोग कहते हैं कि सर मक्का हमारा नीलगाय नहीं होने देगा। आप सासाराम जाइए, ताराचंडी जो जाते हैं मंदिर, उसके रोड के 3 किलोमीटर जो पहले रोड दोनों किनारे लोग पूरे तीनों सीजन भुट्टा लगा रहे हैं और भुट्टा को NH पर इतना ऊपर करके बेच रहे हैं। और भुट्टा कम से कम 25 रुपए किलो तो हमेशा बिकता है। अब बताइए खोइया और उतना सहित भुट्टा बिक जाए, उससे अच्छा सब्जी आपको आमदनी तो आपको सब्जियों में जल्दी नहीं होगा। उसका जो हरा डंठल है वो हरा चारा में अलग से बिक जाएगा। तो आपको 75 से 80 दिन में भुट्टा तैयार हो जाता है। खास खरीफ सीजन में, रबी के समय में थोड़ा ज्यादा समय लगाएगा, लगभग 90 से 100 दिन के आसपास समय ले सकता है भुट्टा तैयार होने में। लेकिन ये जो समय का लिए हम लोग धान के चक्कर में मतलब नारी के पानी नहीं है तो हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो वहां के लिए थोड़ी सी पद्धति को हमें बदलने की आवश्यकता है। आप लोग नहरी क्षेत्र के लिए देखिए, अभी हम हंसपुरा और दाऊदनगर के कुछ अभी या उमरा के आपके खराटी उराटी जो आपके ये बांध है नहर के क्षेत्र में, अभी धान अभी खेत में खड़ा है। अभी गेहूं की पूरा बुआई औरंगाबाद में नहीं हुआ। अब बताइए, अभी आप बुआई करेंगे और बाद में कहेंगे कि हमारा उत्पादन कम हो रहा है। पहले मेरा घर बलिया जिला है और हम लोग कार्तिक के मेला, बहुत लोग यहाँ आप लोग बैल लेके आते थे, गदरी मेला। आप लोग को याद होगा, आप लोग स्वेटर और चादर ओढ़ के जाते थे गदरी मेला में। और ये मेला लास्ट अक्टूबर शुरुआत नवंबर में लगता है। और आज दिसंबर में भी हम लोग स्वेटर इधर नहीं पहन रहे हैं। देखिए मौसम का कितना मतलब बदलाव आ गया। अभी थोड़े पहले आपको बताए थे
कि अप्रैल में जो हमारे पालक बथुआ का बिया जो गिर गया, धान हम लगाए लेकिन फिर भी नहीं जमा। क्यों नहीं जमा? कि उसके लिए 35 डिग्री के ऊपर का तापमान था। धान लगाए 45 डिग्री, 42 डिग्री, 35 डिग्री तापमान पूरे गर्मी रहा, लेकिन वो बीज अंकुरित नहीं हुआ। और जैसे ही नवंबर का महीना आया, आप चना मसूर की बुआई किए, सरसों की बुआई किए, गेहूं की बुआई करते हैं, तो आपके बीज से पहले या बीज के साथ पालक बथुआ भी जम जाता है और आपके पौधा से ज्यादा वृद्धि उसी का होता है, क्योंकि उसके अनुसार मौसम नवंबर में आ गया। तो अब हम जाके मकर संक्रांति 2-3 दिन बाद आने वाला है और अभी हम गेहूं लगाएंगे और फिर पता चलेगा कि बसंत पंचमी के बाद से लहर प्रारंभ हो जाएगा। आपका गेहूं उत्पादन कितना लेंगे? आज औरंगाबाद में लोग कहते हैं कि धान हम 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर काटते हैं, एक कट्ठा में 1 क्विंटल, लेकिन गेहूं कितना काटते हैं? आपको तो पूरे एक साल की फसल से आमदनी होना चाहिए। आप जब धान लगाते हैं तो अगर 1 बीघा धान आप लगाते हैं तो आपको 16 से 17 हजार रुपये की लागत आती है। आप जब बिचड़ा लगाते हैं, जब आपकी कटाई होता है, आप जोड़ लेंगे, अगर अपने मेहनत नहीं किए, एक दिन लेबर से कराए तो 18-19 हजार भी पहुंच जाएगा। और अपने आप पानी उनी दे दिए, अपने दिन दवाई और छिड़काव कर दिए, खाद डाल दिए, तो 1000-2000 रुपया आपका वो बच जाएगा। फिर भी आपका 15,000 रुपया कम से कम लागत आ जाता है। तो हमको इतना जो आज पानी की समस्या हो रही है, बारिश समय पे नहीं हो रही है। आप लोग देखे होंगे सोन कमांड से जो हमारे यहाँ नहर आती है, बारिश लास्ट में जो जुलाई में हुआ, शुरू के जुलाई में, वो भी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ मात्र बहुत कम दिन का पानी बच गया। तो ऐसे में क्या करें हम? जहाँ पे पानी की अभाव है वहां वो नीचे का पानी बार बार निकाल रहे हैं। आज का लेयर औरंगाबाद में देखिए, औसतन 10 मीटर से भी ज्यादा, 10 फीट से भी ज्यादा पानी औसत हर जगह क्षेत्र में नीचे जा रहा है। कहीं कहीं 25-30 फीट नीचे जा रहा है। अगर हथिया नक्षत्र से बारिश नहीं होती तो अब तक तराई कई पंचायतों में पानी के लिए बच गया रहता। और फिर 1 महीने बाद देखिएगा फिर वही स्थिति हो जाएगी। दूसरी, हम पानी को लगातार निकाल रहे हैं। आपको मालूम है जब हम धान का उत्पादन करते हैं तो 1 किलो धान उत्पादन में कितना पानी लगता है? लगभग 2010 के पहले जो हम लोग पढ़ते थे किताब में, रिसर्च में आता था, तो 2000 लीटर पानी लगता है। 1 किलो धान उत्पादन होता है, 2000 लीटर पानी लगता है। अभी 2600-2700 लीटर पानी लग रहा है। अब आप सोचिए 2700 लीटर में हम 1 किलो धान ले, कीमत 19 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये किलो है। आप पानी लेने जाते हैं, ये 20 रुपये का 1 लीटर आपको मिल जाता है। कितनी कीमत है इसकी? आने वाला 10 साल इसी तरह से रहा तो और हमारे यहाँ जो धरातल में जो चापाकल है तो पूरे औरंगाबाद से खत्म हो जाए। मतलब बारिश के सीजन में जब बारिश का पानी नहीं आ रहा। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र पुनपुन नदी के पास है। लगातार वहाँ किसानों बोल रहे हैं कि 5-6 साल से उस नदी पहले जो नहीं सूखती थी, आपके उबरा होकर ये नदी गई है, कुछ न कुछ पानी उसमें हमेशा रहता है। और जो हमारे लेयर या उसी से हम लोग जो नजदीकी का जो खेत था उससे पानी से सिंचाई भी कर लेते थे। लेकिन आज वो नहर का, वो नदी का पानी सूख जा रहा है। तो जब हमारे यहाँ नदी का जब पानी सूख जाएगा तो फिर हमारे जो धरातल में पानी है, भूजल है, उसको हम धान में लेंगे, मूंग लगाएंगे, सब्जी लगाएंगे, तो 12 महीने हम पानी को तो निकालते गए। आज आप यहाँ मान लीजिए कि 100 फीट पे पानी आने वाले समय में 150 फीट जाएगा। आने वाला फिर पता चलेगा कि जैसे बहुत से देश जो हमारे भारत में बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ की पानी अब वहाँ पर 400-500 फीट पे भी नहीं मिलता। तो हमको क्या है कि थोड़ी सी धान के अलावा भी कुछ सोचने की आवश्यकता पड़ रही है कि हम धान वहीं लगाए जहाँ नहर का पानी पहुंच रहा है, जहाँ पे हम भूजल से पानी निकाल रहे हैं, वहां पर कोई कम पानी चाहने वाली फसल को लगाए, जिससे कि हमारा जलस्तर भी मेंटेन रहे। नहीं तो फिर वो दिन नहीं होगा कि फिर सब घर छोड़ के हमको पानी के तलाश में दूसरे जगह शिफ्ट करना है। तो कितना पानी अब लाएंगे? अभी मदनपुर में पिछले साल आकस्मिक फसल योजना चल रही थी, हम लोग इसी कार्यक्रम में थे। वहां पे किसान बोल रहे थे कि सर इस बार जो हम लोग के जानवर थे, पिछली बार इससे भी बुरा स्थिति था बारिश का। वो लोग जो 40,000 का गाय भैंस था वो 25,000-30,000 में बेच। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि हम अपने लिए तो 1 किलो चावल, 1 किलो आटा लाते हैं, 1 दिन का हमारा भोजन हो जाता है। हमारे जानवर के लिए 10-10 किलो कुट्टी 1 दिन का चाहिए। धान वहां हुआ नहीं, बारिश कम हुई, दूसरा फसल वो लोग लगाए नहीं,
अगर क्या बाजरा मकई ज्वार कुछ लगाते तो चारा कर जानवर के लिए भी तो उपलब्ध हो जाएगा। और आज पहले सोचना था कि बाजरा मकई कहाँ बिकेगा। आज जब से मुर्गी पालन मतलब मछली पालन का व्यवसाय धीरे धीरे आप देखे होंगे हर ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहा है और इसके लिए जो आहार आता है वो खास करके इसी दानों से ज्यादा बनता है। तो इसकी बाजार तो खोजना ही नहीं है। आप बाजार लगाएंगे 5 से 7 हजार रुपये मुश्किल से 1 बीघा में लागत आएगी और आपको 6 से 7 क्विंटल उत्पादन 1 बीघा में मिल जाएगा। तो कुछ तो आमदनी आपको आएगा। जहाँ खेत आप खाली छोड़ रहे हैं, धान का बिचड़ा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए धान का 10 क्विंटल अगर आप उत्पादन आपका हुआ तो आप तो नुकसान में है। अगर 20 क्विंटल उत्पादन धान का नहीं हो तो आपको प्रॉफिट कुछ नहीं। और सभी किसान के क्या 20 क्विंटल उत्पादन प्रति बीघा ले पाते हैं? वो एका दुका जो किसान होते हैं जिनके कि हम लोग सैंपलिंग या डेमोस्ट्रेशन या कहीं जो मतलब किसान है जहाँ की 1 कट्ठा 1 क्विंटल में धान काट पाते हैं। अब उन्हीं किसान का गेहूं अभी तक नहीं लगा हुआ। जब आप राजेंद्र श्वेता सोनम जो मध्यम अवधि की प्रजाति है ये लगाएंगे तो ये आपको लास्ट नवंबर तक कटाई हो जाएगा और दिसंबर में आप ही गेहूं की बुआई कर सकते हैं। ये आने वाला जो समय है ये हमारा मतलब अनुसंधान में या जो रिसर्च का जो आंकड़ा आ रहा है, मौसम विभाग का जो अलर्ट है कि 2050 तक लगभग 1.5 डिग्री तापमान और बढ़ने वाला है। मतलब अभी हम लोग सोचते थे कि अभी हम लोग 46 डिग्री में तो झेलिए रहे, 1 डिग्री बढ़ेगा तो और क्या फर्क पड़ेगा, यही ना हम लोग सोचेंगे। लेकिन हमारे लिए फर्क पड़े ना पड़े, एक दिन बारिश हो जाती है बेमौसम तो आधे दिन तो सर्दी जुकाम हो जाता है, बिना दवाई के किसी के नहीं ठीक होता है। तो हमारे पौधों क्या है, इसका जो आएगा रिजल्ट कि आपका गेहूं का उत्पादन 3 से 23% तक कम हो जाएगा। अब सोचिए धान का उत्पादन भी 5-10% वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी हमारे फसलों को पानी की मांग उतनी तेजी से बढ़ता है। पहले गेहूं आप 3 सिंचाई में कर लेते थे, अब आपको 4 सिंचाई देने की जरूरत पड़ रही है। और अब जो विलंब से लगाए हैं उनके लिए 5-5 सिंचाई देने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जैसे ही फरवरी में गर्मी हमारा ज्यादा हो रहा है हर 10 दिन पे पानी देने की आवश्यकता पड़ रही है, तो खेतों में दरार पड़ जा रहा है। तो ये जो पानी के धीरे धीरे दिखते आ रही है, इसके लिए आप लोग थोड़ा जो धान गेहूं का जो है कुछ धान लगाएं, कुछ कम अवधि का लगाएं जिसमें चना मसूर की फसल लगानी हो। अभी जहाँ पे जिन क्षेत्र देवों में जो धान नहीं लगाए थे किसान, उनके यहाँ आज मसूर में फल बन रहा है, और जहाँ पे धान लगा था वहां भी मसूर अंकुरित हो रहा है। अब बताइए उनका उत्पादन ज्यादा होगा कि आपका उत्पादन ज्यादा होगा? अब आप सोचेंगे जब विलंब से बुआई करते हैं तो उसमें खाद की मात्रा भी बहुत ज्यादा देने की कोशिश करते, ज्यादा दे कि फसल जल्दी तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ हम लोग गलती करते हैं, जब हम फसल को विलंब से बुआई करें, जैसे गेहूं बुआई करते हैं, तो गेहूं का किसी भी रबी फसल का अगर उचित समय है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का होता है। अगर 15 नवंबर तक जो रबी फसल आप बुआई किए वो और जो आप अभी बुआई करेंगे लगभग 2 महीने का अंतर हो गया। अब आप खोजेंगे कि जो नवंबर में बुआई किया उतना हमारा गेहूं का उत्पादन तो होगा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग जो बुआई किए उनका 10 क्विंटल 12 क्विंटल बहुत आराम से गेहूं का उत्पादन जाएगा। आप जो अभी लगाएंगे 5 क्विंटल 6 क्विंटल भी आप उत्पादन नहीं ले सकते। लेकिन खर्च उनसे ज्यादा अब आप करेंगे। आप सोचेंगे कि यूरिया डीएपी जितना ज्यादा हो हम डालेंगे हमारा फसल जल्दी तैयार हो जाए, लेकिन गलत है। जब आप विलंब से बुआई करते हैं तो सिर्फ बीज की मात्रा आपको बढ़ाना चाहिए, बाकी जो आप यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं, पोटाश देते हैं, खाद की मात्रा को कम करना चाहिए, क्योंकि इस फसल का जो जीवन काल है वो कम हो जाएगा। आप देखते होंगे जब ज्यादा ये हमारे यहाँ पछुआ लहर जब चलने लगता है, गेहूं के लिए जब बालियां जब निकलती है और जब दाने बने उस समय उसको 25 से 27 डिग्री 30 डिग्री का तापमान चाहिए, और हमारे यहाँ मार्च के महीने में 30 डिग्री के ऊपर तापमान हो जा रहा है। जब हमारी अप्रैल में बालिया में दाना बनना चाहिए हम लोग 35 डिग्री तापमान हो जा रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है, फिर जो आपके गेहूं के जो दाने हैं वो सिकुड़ जाते हैं, गेहूं के दाने का विकास नहीं हो पाता है, बालिया छोटी हो गई, तो वो क्या होगा, फिर हमारा उत्पादन कम हो जाता है।
तो इसलिए थोड़ा सा हमको फसल को समय से लगाया। और इस साल तो 2023 जो अभी बीता, इस साल मोटे अनाज का वर्ष मनाया गया और इसको श्री अन्न के नाम से संबोधित किया गया। तो मोटे अनाज जो हम लोग के 80 के पहले जो हमारे यहाँ होता था, उसको फिर से अब लगाने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ मोटे अनाज में ये क्षमता है कि ये जो मौसम जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें सिर्फ हमको उत्पादन लेना है। तो मोटे अनाज एक कारीगर है जो कि पानी भी कम चाहिए, समय भी कम लगता है, और उसका जो उत्पादन है वो तो भी थोड़ा कम ही। अगर धान के या उतना उत्पादन खोजेंगे तो मोटे अनाज में उतना उत्पादन नहीं है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। आजकल अधिकतर लोगों के पास मोबाइल में एक फैमिली डॉक्टर का नंबर रहता है। सर्दी जुकाम हो गया तो एक डॉक्टर जरूर आपके जो नजदीकी हो जरूर संपर्क में होंगे। लेकिन आज के समय आ गया कि आपको डॉक्टर को छोड़िए, फैमिली किसान को पकड़िए, क्योंकि हमारा जो देश है लगभग 80% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है। और जो गांव में रहते हैं, पहला आप जो उत्पादन तैयार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो उत्पादन सही है? पहले 80 के पहले जब रासायनिक खाद का इतना प्रचलन नहीं था, तो उस समय हम लोग क्या था, हम लोग गाय का गोबर होता था, गाय के गोबर या भैंस, जो बैल भी हमारे यहाँ खेतों जुताई करने के 2 बैल, जिसके पास ज्यादा खेत है वो 2 बैल रखते थे, किसी के पास कम है तो 1 बटेदार पे बैल लेते। और जानवर का गोबर जो होता था उसको कहीं एकत्रित करते थे, फिर उस गोबर को वो अपने एक साल इस खेत में डाले, दूसरे साल दूसरे खेत में डाले, तीसरे खेत में डाले। और जैसा कि अभी सहायक निदेशक रसायन में बता रहे थे कि जो गोबर का खाद होता है उसमें सभी तरह के तत्व पाए जाते हैं। अभी हमारे जो पौधे होते हैं, एक पौधे को 17 तरह के पोषक तत्व चाहिए, और हम कितना देते हैं? मात्र यूरिया बहुत ज्यादा देंगे, डीएपी वो भी देंगे, और पोटाश देने होगा तो पूछेंगे कि कितना दें। उसमें कोई नहीं सोचता कि 1 किलो वो दिए तो 1.25 किलो दे, कोई देता है? यूरिया अगर आपका पड़ोसी 2 किलो दिया तो आपका कोशिश होता है कि हम 2.5 किलो दें। डीएपी 1.5 किलो दिया तो आप 2 किलो दे देंगे, लेकिन पोटाश वो 500 ग्राम दिया आप सोचेंगे 400। आपको जो दूसरी खाद है आप जाएंगे देंगे, लेकिन सल्फर जो मैग्नीशियम है, बोरान है, कैल्शियम है, आयरन है, जो ये मल्टीविटामिन का आज जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसको क्या है हमारे खेत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और नहीं पहुंचने का कारण है कि उससे जो हम अनाज का उत्पादन ले रहे हैं, ये अनाज में भी वो तत्व नहीं आ रहे हैं। अगर आप एटीएम मशीन में मान लीजिए कि 50 रुपये डाला गया, 200 डाला गया, 500, 2000 का नोट डाला गया, तो जो आप उसमें जो नोट डाला गया है वही नोट बाहर निकलता है। अगर आप 50 रुपये का चाहेंगे तो क्या बाहर निकलेगा? उससे नहीं निकलेगा। तो जब आप अपने खेत में आयरन ही नहीं डालेंगे, जिंक ही नहीं डालेंगे, तो आपके चना गेहूं मसूर में आयरन कहां से आएगा? कोई लेके डाला नहीं मिट्टी में तो कहां से देगा? जिसके कारण तत्व नहीं है। पहले कुश्ती पहलवानी में पटका पटकी करते तो भी उनका हाथ पर नहीं टूटता था, और आज आप बाथरूम में चलते भी कहीं गिर गए, आपका पता चला कि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, उनका हाथ टूट गया। आज ज्यादा नहीं 15-20 साल पहले देखे जब हम लोग छोटे थे, तो पड़ोसी के यहाँ भी जब घी को खाया जाता था तो खुद को हम लोग घर आता, हमको पता चलता है कि आप फलाने के यहाँ घी को खाया जा रहा है। और आज हम लोग को 3 शहर में जाए तो क्या 2 BH का रूम है, 2 रूम है, वो किचन है, वो छोटा सा हाल है, और किचन में कब घी को खरा के बंद कर दिया गया, डब्बा में पता नहीं चलता है पता। अब बताइए जिसकी खुशबू ही गायब होगी उसकी गुणवत्ता कितना होगा? पहले कहा जाता था कि जो गाय का दूध है 1 गिलास दूध कोई पिएगा तो उसको पूरे जीवन कैल्शियम का कमी नहीं होगा। लेकिन जो हम अनाज दे रहे हैं, दरा दे रहे हैं, चोकर भूसा खिला रहे हैं, क्या उसमें कैल्शियम है? जब उसी में रहेगा तो गाय को कहां जाएगा? तो ये हमको सोचना है कि जो हमारा 10 बीघा 15 बीघा खेती आप कर रहे हैं, यूरिया डीएपी जो डालना है डाले, लेकिन 5 कट्ठा 10 कट्ठा खेत ऐसा निकाले, उसकी मेड़बंदी करें जिसमें कि कोई रासायनिक खाद, रासायनिक दवा नहीं डाले, और उसमें सिर्फ अपने खाने के लिए अगर सभी लोग शुद्ध अनाज का उत्पादन करें
आप गोबर डालें। जैसे भी वर्मी कंपोस्ट की बात हो रही थी, स्कीम में भी आया कि 5,000 रुपया 1 फीट बनाने के लिए एक किसान को अनुदान है। उसमें एक किसान को अधिकतम 3 फीट देने का है। अगर आप 3 फीट वर्मी कंपोस्ट का बनाएं और उसका उत्पादन करके आप अपने खेतों में डालें, उससे आप उत्पादन करें, आपको जीवामृत, घनामृत, जैसे गाय का गोबर लें, गाय का पेशाब, उसमें बेसन गुड़ डाल के आप जीवामृत बना सकते हैं, उसको अपने खेतों पे छिड़काव करें। तो ये एक तरह से आपके खेतों में जो क्या होता है, कोई कीड़ा लगता है, कोई फफूंदजनित बीमारी होती है, तो उससे भी आपका फायदा है। तो ये बहुत सी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन आज हमें ये जरूरत है कि हम अपने खाने भर का अनाज शुद्ध उत्पादन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर 80% लोग सोच ले कि हम अच्छा अनाज खाएं, अच्छा से रहें, तो ये लगभग 80% लोग को बीमारी होने में समय नहीं है। आज सबसे ज्यादा बीमारी क्या बढ़ रही है, आप 10 साल 15 साल में देखें, किडनी फेल का बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले आपको याद होगा गांव में जैसे हम लोग की तरफ क्या था, तीसी और बाजरे का लड्डू बनता था, हर ठंडी, उसको हम मेथी भी मिलाया जाता है। और तीसी क्या है, जो हमारे जो वाइट को उसको भी वो बदल देता है। तो अब तीसी कोई खाना कोई लगाना नहीं चाहता है, वो लगा उसे खोजिए तो कोई तीसी दिखाई नहीं देता है। पहले लोग क्या था कि चना मसूर या सब्जी खेतों के मेड़ के किनारे किनारे लोग तीसी की बुआई करते, तो कुछ उनके खाने भर के लिए हो जाता था। लेकिन भर ठंडी अगर थोड़ा भूज के गुड़ के साथ ऐसे भी आप चबा सकते हैं, हम लोग भून के रोटी में, हाँ रोटी में डाल के लोग उसका बनाते हैं। लेकिन अब कहाँ लोग खा रहे हैं, अब धीरे धीरे सभी लोग अब चावल में भी महीन चावल, कौन कौन चावल आ गया, मतलब ज्यादा उसको जितना पैकेट उतना अच्छा है, तो हम उसी तरफ चले गए। एक चीज और था, पहले हम लोग यहाँ देखिए तसले में जो दाल बनती थी, आगों पे बनता था, तो उसमें दाल में फेन निकलता था, उस फेन को कलछी से निकाल के बाहर फेंका जाता था। अब कुकर में क्या निकलता है, उसी में रह गया, हम खा लिए तो क्या होगा, कौन बीमार पड़ेगा, है कि नहीं समझ। आज सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो गई, आप ज्यादा यूरिया देते हैं। आप एक चीज बताइए, 10 साल पहले आप कितना यूरिया डालते थे धान में, 1 कट्ठा खेत में? आधा किलो तो बड़ी काफी, चांद सा यूरिया आता था, अरे खास नहीं, चांद सा पता था, आधा किलो डालते थे 1 कट्ठा। आज आप कितना डाल रहे हैं 1 कट्ठा में? कम से कम 3 किलो तो कम से कम एक किसान डाल रहे हैं। आप सोचिए 10 साल में जब इतना वृद्धि हो गया कि अगर 1 किलो भी डाल रहे हो तो 3 किलो डालने की जरूरत पड़ेगी। और अगले 10 साल में इसी तरह वृद्धि हो गया, सुनिए अगले 10 साल में फिर इसी तरह बढ़ता गया, तो अगले 10 साल में आपको 8 किलो 9 किलो प्रति कट्ठा यूरिया डालने की जरूरत पड़ेगी। आप कितना यूरिया डालेंगे? इसलिए रासायनिक खाद को थोड़ा कम करते जाए। आप मूंग लगाते हैं, आप गर्मी के दिनों में आप क्या करते हैं, ढैंचा लगा दें, उसको अपने खेतों में जुताई कराएं, जिससे कि उसका हमारे मिट्टी में बाहरी जो कार्बनिक पदार्थ है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, जिससे हमारे मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधार हो, जिससे हमारा मिट्टी का उत्पादन जो हम ज्यादा ले सकें। और पहला चीज हम उस समय हम लोग कोई किसान 1 साल का अगर पूछ दिया जाए कि आप मई जून से हम लोग खेती का सीजन प्रारंभ होता है, आप 1 साल में किस खेत में क्या क्या लगाएंगे, किसी के पास कोई प्लानिंग नहीं। हम लोग देखेंगे जो समय रहेगा वो लगा देंगे। अब उसी चक्कर में हर खेत में मान लीजिए आपको मसूर लगाना है, आप लगा दी 170 रुपये काटे मसूरिया लगा, अब वो कटेगा दिसंबर में, आप मसूर चना क्या जनवरी में लगाएंगे? आपको जो दलहन फसल लगाना है उसके लिए राजेंद्र श्वेता या सोनम प्रजाति लगाए, जो कि आपके नवंबर में खेत खाली हो जाए। लेकिन कोई किसान के पास एक कैलेंडर नहीं बना हमें 1 साल में किस खेत में क्या लगाना है, तो अपनी एक कार्य योजना बनाए, क्योंकि पहले जो नक्षत्र के अनुसार खेती होती थी और मौसम भी नक्षत्र के अनुसार होता था। पहले आप लोग को याद होगा, हम लोग बहुत छोटे थे तो 15 दिन जो हल्दिया नक्षत्र आने के पहले सभी लोग क्या था, राशन कोई खरीदे या ना खरीदे, जलावन सभी लोग एकत्रित करते कि भाई अगर बारिश में हमारा जलावन भीग गया तो खाना बनेगा किस पर, था कि नहीं था? अब हथिया नक्षत्र कब आई कब चले पता नहीं चलता है। अब
अब बताइए नक्षत्र किस काम के हमारे किसान जी पहले आद्रा नक्षत्र में बारिश में लोग रोपानी शुरू करते थे। अब आद्रा नक्षत्र बीत जाने के बाद मानसून में शुरू होता। तो हमको थोड़ा नक्षत्र को बदलते हुए आज का जो समय हो गया है इसमें मौसम अनुकूल खेती करने की आवश्यकता है। जलवायु अनुकूल कृषि को अपनाएं और खास करके आप कृषि ही मत करिए। धान गेहूं बहुत करेंगे तो आपको हर साल बिया खाद में खर्चा लगेगा। कुछ बागवानी करें, कुछ आप मछली पालन की तरफ भी बढ़ें, अगर कुछ आप उसी में मुर्गी पालन बकरी पालन मतलब व्यवसायिक तौर पे अपने कृषि को ले जाने की आवश्यकता है। तभी आप लोगों को कुछ आमदनी अच्छा हो पाएगा। नहीं तो आप धान लगाएंगे 25,000 की जगह धान बिका 17,000 खर्चे लगेंगे, तब कितना ₹7,000 बचा क्या हो। एक चीज और है, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई खेती अगला पीढ़ी कौन करेगा। नहीं, सभी के मन में नया जो युवक है सभी लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं, दर्शन नहीं करें। नया जो पीढ़ी है वो अपने खेतों में आज नहीं जाना चाहता है। लेकिन ये बताइए खेती क्या, बिना खेती का खेत हमारा किसी का प्रति आज तक है रहेगा भी नहीं। बहुत होगा तो व्यवसायिक खेती शुरू आपके खेत में। आप देखिए जैसे बहुत से लोग आज लीज पर लेके टमाटर 20 का 10 का खेत पट्टा पर लेके लोग खेती स्टार्ट कर। आज आप देव के तरफ जाएं 200 250 बीघा में अमरूद का लोग बागवान लगा। अब उसमें जो आएंगे वो व्यवसायिक खेती करेंगे और व्यवसायिक खेती में सारा चीज होगा वो कहीं न कहीं आमदनी पहले देखा जाएगा। अगर ये लगाएंगे तो आमदनी हमको कितना है, उसके बाद वो खेती का वो हुआ। पहले चना बोलते हैं हम लोग के छोटे हैं तो चना पहले ही बोल लेते हैं। हाँ, अब तक तो चना हम लोग का फूल आने लगा, 50 साल रहने लग गया। लेकिन अब चना अभी भी बुआई हो रहा है। अभी हम देख रहे थे हमारी आपका गए थे तेजपुरा पंचायत है आपके ओबरा नदी ओपा कौन लग है वो डिगरा लग के पास। अब वहाँ पे चना किसान बो रहे थे 3 दिन पहले। हम बोले भाई काहे चना पर बात कर रहे हैं, तो बोले रे कुछ वो हो जाएगा खाली पर तो बढ़िया है। हम बोले बिया बचा लीजिए, अभी चना का बिया कम से कम 100-150 रुपये किलो चना तो 100 रुपये के नीचे नहीं है। हाँ, बीघा में आप कम से कम नहीं डालेंगे तो 20 किलो 30 किलो कम से कम डालेंगे तो 3,000 आपका तो पियो गया। खाद पानी चना कितना होगा देखिएगा। तो हमको समय को पकड़ने की आवश्यकता है क्योंकि अब न मौसम न ठंडा न गर्मी न बरसात, ये चारों चीज आज अपना स्थान छोड़ चुका है। हम लोग से विपरीत जा रहा है। आज देखिए 46 डिग्री तक तापमान हमारे औरंगाबाद में पहुंच रहा है। तो इसलिए हमको आज जलवायु अनुकूल कृषि को अपनाने की आवश्यकता है। मौसम को देखते हुए हर खेती को करें और खास करके हम आज फार्मिंग जैसे आप मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि आप खेती कर रहे हैं करें। खेती में कितना समय लगता है? अगर आप खेती करते हैं तो बुआई रोपाई के समय में ज्यादा तो आप अकेले रहेंगे, बाकी लेबर मजदूर से खेती हो रही है। अगर एक आदमी है तो खेती अकेले बल पे नहीं कर सकता। तो जब हम करवा रहे हैं तो जो खाली समय जो बच रहा है उसको फिर हम दूसरी तरफ लेते हैं। ठीक है, अपनी बातों को आप लोगों को एक चीज और है, हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से मौसम की जानकारी की सूचना आप लोग को भेजा जाता है। हर प्रखंड के अलग अलग ग्रुप बनाया है। बहुत से किसान इसमें आप लोग जुड़े भी होंगे, जिसमें कब बारिश होगी, कब फसल लगाएं, कब दवा डालें, कितना डालें, ये सारी जानकारी आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप लोग कोई नहीं जुड़े हैं या जुड़ना है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें। नहीं, आपको बड़ा वाला मोबाइल होगा। आपके घर में जो बच्चा होगा छोटा में पहले मैसेज आता था लेकिन वो बंद हो गया। हम लोग कैसे जाने छोटा में नहीं आया। आप अपना लड़का और का नंबर दे दीजिए, उन लोग को देखने पता देगा आपको। देखिए सरकार ने जो योजना बनाया है आप लोग अपना नाव का जैसे आप हर प्रखंड के लिए अलग अलग ग्रुप है, जैसे ओबरा का अलग, रावनगर का अलग, 11 प्रखंड के 11 ग्रुप है। तो उसमें जैसे आप ओबरा के आप अपना नाम लिख देंगे, गांव, पंचायत और प्रखंड, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम फिर उस ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, मेरा नंबर नोट कर ले 97 9
95 प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन। हिंदी में लिखो यार, प्रोफेनोफास हिंदी में लिखिए। वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे हिंदी में, उसी शब्द को हिंदी में लिखिए। दिखाई भी नहीं दे रहा है। आगे के नोट का ऐसे नहीं बोल रहे हैं आपको, ऐसे बोलिए। देखिए प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन, ये 2 ml प्रति लीटर पानी। एक बहुत समस्या हम लोग के क्या होते हैं कि हम लोग दवाओं का छिड़काव कैसे करें। ठोस जो है वो किसी में ये जो बात हो रही थी कि अभी जैसे जौ के उन्होंने बुआई किया, काट दे रहा है, या हमारे चना में जो फली छेदक खरा वाला जो कीड़ा आता है, उसमें भी हम इस प्रोफेनोफास का 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के हम छिड़काव करेंगे, जिससे हमारा जो कीट नियंत्रण करने के लिए 1 लीटर पानी में कितना कर सकते 1 लीटर पानी में नहीं, जो 1 टंकी पानी होती है वो 2.5 से 3 कट्ठा खेत में छिड़काव के लिए पर्याप्त होता है। 20 लीटर 15 लीटर टंकी होती है ना। 20% 10% आता है और 5% भी आता है। अगर 5 बीघा साइपरमेथ्रिन में जाएंगे तो फिर उसमें 4 और 40% अलग अलग आता है। जैसे आप प्रोफेनोसाइपर लेंगे तो उसमें 4% साइपर होगा और शायद 40% प्रोफेनोफास होगा। तो फिर आप कितना डलाएगा? 15 लीटर में कितना? 30 ml 15 लीटर की जो टंकी है उसमें 30 ml दवा डालेंगे और फिर उसका हम छिड़काव करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि हमारी जो पौधों की जो पत्ती होती है वो ऊपर की जो उसका शीत होता है वो बहुत ज्यादा चिकना होता है। आप पानी का छिड़का मारते हैं तो उस पर नहीं चिपक पाता है, तो इसलिए हमको उसके साथ साथ में जो स्टिकर आता है, बाजार में उसको स्टिकर कहा जाता है, स्टिकर भी 1 ml प्रति लीटर पानी के दर से अवश्य मिलाएं, जिससे कि जो उसमें क्या होगा कि जो ये क्या उसकी क्षमता है, इफिशियंसी है, वो ज्यादा प्रभावित करेगा और दवा की मात्रा अधिक से अधिक हमारे पौधों के पत्ती पर जाके चिपके, जिससे वो ज्यादा कार्य करेगा। ये 1 ml प्रति लीटर पानी आपको स्टिकर मिलेगा बाजार में, किसी भी दुकान जहां से रासायनिक दवा लेंगे वहां स्टिकर भी मिलता है। और खास करके आप बैगन टमाटर जिस फसल में भी आप छिड़काव कर रहे हैं, आप फफूंदनाशी दवा छिड़काव करें या आप ये डालें, आपको कीटनाशक डालना है या आप कोई भी खरपतवार नाशक दवा डालना है, आप घास मारने की भी दवा डालते हैं तो उसमें भी आपको स्टिकर मिलाने की आवश्यकता है। शैम्पू डालने ठीक है। देखिए अब स्टिकर नहीं मिला तो हम लोग जो भारत देश वो जुगाड़ू है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि साबुन और सर्फ नहीं मिलाएंगे, 1 रुपये की पुड़िया वाला जो शैम्पू आता है, फिर कहा जाता है कि उसको मिलाएं। अब नहाते हम देखते होंगे कि बालों शैम्पू लगा दीवारों पर जाकर भी शैम्पू चिपक जाता है, झाग उसका चिपकता है, तो इसलिए उसकी झाग की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये कहा जाता है कि हम नहीं डाल रहे हैं तो 1 पुड़िया 1 टंकी में 1 शैम्पू अवश्य ना के जगह पे यहाँ काम करें। ठीक है, तो ये मतलब बहुत पहले से कहा जा रहा है, तो याद से अपना डाल भी रहे हैं। ठीक है, तो अपने गेहूं के खेत में आप देख लीजिएगा थोड़ा निगरानी कौन सा कीड़ा कैसा है और ज्यादा लुका जाता है, चोर है वो लुका जाता है दिन में। चोर का काम है चोरी करना। वैसे कि जब ढेला हटा के देखते हैं तैरे वैसी तरह हाँ नहीं, देखिए हम आपको क्या बोले कि जब सूर्योदय के पहले आप जाएंगे तो वो हमारे पौधों पे दिखाई देगा, और जैसे ही सूर्य की किरण निकलने लगती है फिर वो अपने छुपने की जुगाड़ करने लगता है, तो फिर आपको शाम को फिर जैसे सूर्यास्त होता है फिर रात्रि में हमला करता है। और एक चीज और आप लोग उसके लिए कोई बिजनेस खोलता है, पैसा देता है गाँव के लिए, उसी तरह से हम लोग को भी हमारे परिवार ही हुए, हम मानते हैं कि कृषि विभाग के जितने भी हमारे किसान हैं हमारे परिवार, तो हम लोग हमारे जो भी भाई किसान बंधु हैं वो कहते हैं कि सर आपको ट्रेनिंग दे दिया और मैं क्या करूं, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, ये नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, हर मीटिंग को उठाते हैं कि सर हम लोग को ऐसी सुविधाएं दी जाए, या तो किसान को लोन मांगता है तो लोन दिया जाए, या पशुपालन का लोन चाहे किस तरह भी लोन देना है, कुछ ऐसा दीजिए ताकि हमारे किसान भी हमारे साथ रहे।
तो थोड़ा सा कोशिश हुआ है। अभी हॉर्टिकल्चर से देखिए मशरूम का कीट बटा हुआ है, कुछ लोग ऑनलाइन किए होंगे। इसी तरह से हम हर विभाग से, अभी देखिए कृषि यंत्रीकरण में एक आता है फार्म मशीनरी बैंक, उसमें कई सब यंत्र लेना होता है। बैंक माने जानते ही हैं, जहाँ की थोक भाव में पैसा रहता है उसे बैंक बोलते हैं। उसी तरह यंत्र का थोक भाव जहाँ उसे फार्म मशीनरी बैंक कहते हैं। तो ये हमारे ग्रुप को मिल सकता है, अगर आत्मा से रजिस्टर्ड ग्रुप है, चाहता है, इंटरेस्टेड है तो अच्छे से मिल सकते हैं। हमारे सर आएंगे, डीओ सर बोले बीसी में हम लोग अभी डीएम साहब के यहाँ बैठक में थे, तो वहाँ से स्पेशल छुट्टी लेकर वहाँ से आए। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा को केवल ट्रेनिंग नहीं, हमारे जो भी किसान ट्रेनिंग ले उससे कुछ लाभान्वित जुड़िएगा हमसे। ऐसे क्या फायदा है? ट्रेनिंग तो है क्लास किए काम खत्म हो गया। हम लोग एक ट्रेनिंग और देते हैं, नवयुवक हमारे पीछे बहुत हैं, देसी का। तो उसमें क्या है कि खाद की दुकान खोलने के लिए क्राइटेरिया है, थोड़ा सा मोबाइल साइलेंट में कर लीजिए। खाद का दुकान जैसे खोलना होता है तो उसमें 3 चीजें होती है आवश्यक। एक होता है अरे आधार, निवास, ये सब तो है, हाई स्कूल पास है, ये चीज होती है। और एक होता है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर हो या बीएससी केमिस्ट्री हो, या एक मेरे यहाँ योजना चलती है देसी। देसी मतलब आप लोग समझते होंगे देसी ब्रीड कहा जाता है गाय भैंस का, वो नहीं। देसी का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर, बहुत लंबा चौड़ा है। तो आप लोग देसी याद करिए। इसमें क्या होता है कि हम लोग 40 के बैच में, माने एक बार 40 लोगों का बैच शुरू होता है और हम लोग सप्ताह में 1 दिन टाइम देते हैं। इसलिए कि भाई आप लोग नौकरी वाले नहीं है, खाली रहेंगे। सप्ताह में एक दिन मांगा जाता है टाइम आपसे कि 1 दिन आप टाइम दीजिए। आप ही लोग उससे रोड पर 1 दिन सप्ताह में, या सोमवार लीजिए, मंगलवार लीजिए, बुधवार लीजिए। ट्राइकोडर्मा बोलिएगा तो दे देगा दुकान वाला। 5 ग्राम देना है। विरिडी 5 ग्राम कितना कितने? 5 ग्राम 1 किलो बीज में उसको बीज में? हाँ, बीज। 5 ग्राम देंगे। 5 ग्राम में 1 चम्मच होगा। 1 किलो में? हाँ, 1 किलो बीज में। और गुड़ का चाशनी बना लेंगे। गुड़ के चाशनी को ठंडा कर देंगे, है ना। या गुड़ का चाशनी नहीं है तो पानी के साथ ही उसको क्या कर देंगे, मिला करके उसको मिला देंगे और छांव में। और जब अंतिम जुताई करते हैं तो पूरा खेत में उसको मिला देना। एक एकड़ खेत के लिए हो जाएगा। कितना के लिए? 1 एकड़। ये क्या करता है ट्राइकोडर्मा, जो कीट आपको हानि पहुंचाता है आपके पौधे को, उसको ये खा जाता है। उसको क्या कर जाता है? खा जाता है ट्राइकोडर्मा। और भी समस्याएं होती है, जैसे अभी क्या है दिक्कत खेती में कि एक प्रकार का जैविक कार्बन होता है जिसको जैविक खाद कहते हैं। पहले बोलते थे तो पहले ज्यादा जरूरत नहीं था, अब ज्यादा जरूरत है। ऐसा बोलेगा, अगर मिलता है ठेका तो उसको जरूर बोल जाए। उससे क्या होता है, आपका खेत मजबूत होगा। जहाँ होते हैं हो रहे हैं, घास हो जाता है, तो उसका उपाय बताइए कि बोने के पहले कौन दवा दिया जाएगी जो भिंडी में घास ना आए? हाँ, उसके लिए दवा आता है, विडिसाइड है, डॉक्टर साहब। आप लोग खेत में पेस्टिसाइड कम से कम डालिए। पेस्टिसाइड कहने का मतलब पेस्टिसाइड, हाँ, कम डालिए, उसको नहीं के बराबर आप लोग डालिए। जरूरत है बहुत तभी डालिए। उससे क्या होता है कि जो लाभकारी जीव है मिट्टी में वो मर जाता है। तो पेस्टिसाइड जिसको कीटनाशी कहते हैं
फुफुंदुनाशी कहते हैं, उसको कम डालना। खाद दे दीजिएगा ना, तो जितना भी तरह का है सब मिलेगा। जैसे बच्चा पैदा लेता है तो देखते हैं 6-7 महीना माँ के दूध पर रह जाता है। क्यों रह जाता है? उसमें सब तरह का विटामिन है, प्रोटीन है, बसा। उसी तरह से गोबर के खाद में 17 तरह का जो 17 पोषक तत्व जरूरी होता है, 17 आप दीजिएगा तो वो बहुत दिनों तक वो आपका खेत अच्छा रहेगा। जहाँ 3-4 सिंचाई देते हैं वहाँ 1 सिंचाई में आपका काम हो जाएगा, पानी पकड़े रहेगा, नमी बना रहेगा। आप यूरिया दीजिएगा तो यूरिया का प्रभाव ज्यादा दिनों तक रहेगा। क्या चीज देने से होगा? यूरिया का प्रभाव पानी टिका रहे, कैसे टिका रहेगा पोषक? क्या करेंगे आप? गोबर का खाद देंगे। क्या देंगे? गोबर का खाद। और आप लोग केचुआ वाला भी बनाइए, भी अपने से बनाइए। सरकार का भी कुछ योजना है, हर एक पंचायत में 4-5 आप लोग में से कोई लिए हैं वर्मी कंपोस्ट का पीट? ये ना सर, लेकिन लेने वाले हैं सर। हाँ, इस बार लेने वाले हैं। कहाँ कौन ब्लॉक है? ओबरा ब्लॉक है सर। ओबरा में तो बहुत किसान को मिला है। तो बनाइए, वो शुरू किया कि नहीं काम? मतलब आज हम लोग को मिलना है वहाँ से, वो बोले कि आइए कागज दे जाइए, बनवाइए सर। ले करके तुरंत बनवाना, उसको शुरू कर देना। ठीक है? अनुदान है आपका 10,000 का पीट है तो 5,000 सरकार देती। आप बना लीजिए, बना के तैयार करके फोटो खींच लीजिए, उसके बाद में आपके खाता में 5,000 चला जाए। तो अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है। केचुआ का घर से बाहर बना सकता है। हाँ, तो घर से बाहर भी बनाइए, कहीं बने, उसमें गोबर चाहिए उसको, केचुआ ला के दे दीजिएगा, सब्जी का छिलका दे दीजिए, पुआल दे दीजिए, खा के नहीं बिकता है मार्केट, मिल जाएगा, वो बताया जाएगा। हर आदमी आप लोग के लिए खड़े हैं, और आपका आमदनी कैसे बढ़े, आपका खेत कैसे स्वस्थ रहे, सेहत कैसे दुनिया का ठीक रहे, किसान भाई के हाथ। का नंबर लिखा दीजिएगा। तो और आप लोग मिट्टी जांच कराइए। मिट्टी जांच ऊपर होती है, आपका कृषि समन्वयक जो भी है, किसान सलाहकार, वो मिट्टी देते हैं। बस यही कहना है हमको कि आप लोग थोड़ा सा गोबर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता है, उसके आधार पर आप खेती कीजिए। जिंक वगैरह है, जिंक घट रहा है, जिंक नहीं डाल रहे हैं आप लोग, जिंक नहीं डाल रहे तो कम से कम गोबर का खाद दे दीजिए, उससे पौधा जिंक ले लेगा। तो आप जिंक भी नहीं दे रहे हैं, यूरिया के पीछे केवल क्या है पड़े हुए, तो नहीं होगा, खेती खराब हो जाएगा। मसूरी बुनिया में है, बलगम खेत है, हाँ। जमा तो बढ़िया है। क्या उसको पटाना चाहिए या नहीं पटाना चाहिए? पटाइएगा तो थोड़ा बहुत चाहिए, लेकिन पानी टिकेगा नहीं ना करके। ना एको मिनट नहीं टिकेगा, तो गोबर का खाद दे दीजिएगा, टिक जाएगा। तेल है पर नहीं से गोबर का फिर दीजिए उसको आप, ठीक है? ऐसे फुहरा दे दें, मदद चल रहा है तो हाँ। बिल कम। हाँ, अब पानी कितना दीजिएगा तो नीचे जम जाएगा, पानी जड़ सुखा देगा। तो बस यही कहना है। ऊपरे से जिंक डलाएगा तो फायदा करेगा। हाँ, कर जाएगा फायदा। अभी दे दीजिए जिंक, पटवन कर दीजिए, एकदम फायदा कर जाएगा। जिंक को कभी भी फास्फोरस वाला उर्वरक के साथ नहीं मिलाना चाहिए। कट्ठा में पाव है क्या चीज? जिंक। अब वो आपको 4 बीघा में 20 किलो पड़ता है, 1 बीघा में कितना हो गया? 5 किलो। तो कट्ठा में 1 पाव। आपको एकदम सही बताए, एकदम सही बताइए। क्या नाम है आपका? तब एकदम सही बताए। कट्ठा में 1 पाव जिंक दीजिए, आपका देखिए कैसे टनाटन रहता है। गेहूं वगैरह में तो आप जिंक दे दीजिएगा तो 1.5 गुना तक वृद्धि है फसल। जहाँ आप 1 क्विंटल लेते हैं, जिस खेत से 1.5 क्विंटल लीजिएगा। खाद में सब मिला कर नहीं करते ना, गोबर के खाद में मिला देते, डीएपी के साथ नहीं मिलाना है, एनपी के साथ नहीं मिलाना है, एसएसपी के साथ नहीं मिलाना। और तेलहन वाला में एसएसपी डालिए, सिंगल सुपर फास्फेट। उसमें क्या होता है? सल्फर होता है। तो वो क्या करेगा? उसका जो तेल का मात्रा बढ़ा देगा, वैसे करेगा जो कलमाइन है। हाँ, झांस जो आता है तेल में, उसी चलते। हाँ, गन्ना का रास्ता देखिए, जानते हैं ये किसान, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है? खेती बाड़ी पे है इनको क्या। आप लोग भी
जानिए बात को और गोबर का खाद इस्तेमाल कीजिए। मिट्टी अच्छा हो जाएगा, मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा, उसमें जल धारण की क्षमता ज्यादा होगी, सिंचाई कम लगेगा, जो भी उर्वरक दीजिएगा ज्यादा दिन तक सर थोड़ा सा सल्फर का मात्रा बता दीजिए। तो मैंने गड्ढा में कितना डाले सब? 20 से 25 किलो डालते हैं SSP सिंगल सुपर फास्फेट 4 बीघा में 20 किलो, तो यही बात हो गया। महाभारत कट्ठा में गड्ढा में 250। हाँ 250-300 ग्राम भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। खाद के साथ उसको मिला के आप पानी के साथ भी दे सकते हैं, सिंचाई के साथ, या गोबर के साथ मिला के दे दीजिए, यूरिया के साथ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तो यूरिया कोटेड, सल्फर कोटेड यूरिया आ गया। नीम कोटेड तो था ही, सल्फर कोटेड नहीं, सल्फर कोटेड 40 किलोग्राम का बैग है, 40 का आ गया, जो आने वाला है 40 का आ तो गया। 45 से 40 40 रेट वही रेट वही है। अब और जल्दी से इतना हाँ सर, इसी को ना चोरी होगा, यही चोरी कहा है। अब जो भी है मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, मैं तो यूरिया दीजिएगा, सल्फर भी चल जाएगा। आपको अलग से बस यही बात कहना था, आप लोग से अनुरोध है, जो कहिए आप लोग को संदेश है। गोबर का खाद दीजिए, केचुआ का बनाइए।